वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस क्लास में हमने बात की थी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ इक्विसिस्टम की, और इसके अंदर हमने जो है चर्चा की थी वो की थी इंटरनोड की। ठीक है, तो इंटरनोड की हमने चर्चा की थी। ठीक, इस वीडियो के अंदर अब जो लेसन है अपना, इसके अंदर हम बात करेंगे नोड की। ठीक है, नोड कैसा होता है, देखो उसका टीएस काटेंगे इसके अंदर। ठीक है, चलते हैं तो देखते हैं जल्दी से कि देखो क्या करना है हमें। अच्छा, एक बात यहाँ पर मैं बताना चाह रहा हूँ कि कुछ बच्चों का जो है क्वेश्चन आया था मेरे पास कि सर वो जो हमारा सिलेबस है किसका, इंटीग्रेटेड का और नॉर्मल बीएससी का, वो क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि जो इंटीग्रेटेड का जो सिलेबस है, इंटीग्रेटेड, ठीक है, जो लोग इंटीग्रेटेड कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड वाले प्लस नॉर्मल बीएससी वाले, नॉर्मल बीएससी वाले, इनका सिलेबस किस तरह से रहेगा। इनका सिलेबस जो आप लोगों का नॉर्मल का जो सिलेबस है, किस किस का, जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री। ठीक है ना, जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री, ये तीनों का। अब फिजिक्स भी आ गया इसके अंदर, फिजिक्स भी ले लीजिए आप, मैथ भी ले लीजिए अगर आप इससे रिलेटेड है तो। ठीक है, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ का वही सिलेबस होगा इंटीग्रेटेड वालों का भी, जो कि नॉर्मल बीएससी वालों का है। ठीक है ना, कोई बदलाव नहीं है इसके अंदर, ये ध्यान रखना है। केवल आपके जो इंटीग्रेटेड में है वो केवल एजुकेशन वाले पेपर एक्स्ट्रा है, बाकी कोई सिलेबस में चेंजेस नहीं है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी का सिलेबस रेफर ना करें। ठीक है, एक बच्ची आई थी मेरे पास कि सर ये हमें सिलेबस दीजिए, तो हमने फिर ट्राई किया इसके बारे में, तो मालूम हुआ कि नॉर्मल बीएससी में जो सिलेबस चल रहा है वही सिलेबस, उसमें कोई बदलाव नहीं, एक शब्द का भी बदलाव नहीं करना। ठीक है, वही सिलेबस हमें इंटीग्रेटेड में पढ़ना है। कौन सा, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ का। बाकी जो सिलेबस है जिसमें एजुकेशन वाले पेपर चलते हैं आपके, वो आपका अलग रहेगा इंटीग्रेटेड वालों का। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, मतलब सिलेबस वही फॉलो करना है जो अपनी वेबसाइट पर पड़ा हुआ है। ठीक है, और दूसरा सिलेबस इस्तेमाल नहीं करना है हमें, याद रखना। ठीक है, तो चाहे आप इंटीग्रेटेड में हो चाहे आप नॉर्मल बीएससी कर रहे हो, आप लोगों का सिलेबस सेम रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं है। ठीक, चलिए आ जाइए, अब देख लेते हैं हम नोड की स्ट्रक्चर को। देखें हम, है ना, नोड की स्ट्रक्चर मेरे पीछे दिख रही है शायद आपको, डायग्राम में से मैं हट जाता हूँ थोड़ा सा दूर यहाँ से, और आप लोगों के लिए इसे कर देता हूँ मैं क्लियर। देखो नोड, नोड को हम देखें यहाँ पर, तो नोड जो है हमारा वो स्पेसिफिक टाइप का है। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, बाद में वापस छोटा कर लेंगे देखने के लिए हम। अभी आपको दिख रहा होगा नोड का डायग्राम अच्छे से, पूरा नहीं दिख रहा है तो मैं अब थोड़ा सा इसको ऐसे कर देता हूँ। देखो इसके अंदर क्या है, क्या स्थिति है इसके अंदर, इसको थोड़ा ऊपर ले लें क्या, कैसे आएगा, छोड़ो, नेक्स्ट पेज इंसर्ट कर लेते हैं इसके अंदर। ठीक है, और इसको हम ले लेते हैं यहाँ, इसको तो यहीं रहने देते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं अपन। ठीक है, कॉपी करके इधर डाल देते हैं, बड़ा कर लेते हैं इसको, है ना। चलो जी, बड़ा हो जाओ भाई हमारा डायग्राम, देखिएगा, क्योंकि डायग्राम देखने में थोड़ी सी समस्या हो रही है सबको। ये देखिए अभी सबको नजर आ रहा है, बिल्कुल एकदम क्लियर नजर आ रहा है डायग्राम। पहले हम डायग्राम को देखते हैं कि इस डायग्राम में क्या है, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि क्या क्या है और भी चीजें। ठीक है, तो देखो सबसे पहले वही एपिडर्मिस है, जो हमारा एपिडर्मिस है वो सेम उसी प्रकार का है जैसा कि हमारे इंटरनोड में था, वैसा ही नोड के अंदर है, लहरदार, है ना, जिसके अंदर यहाँ पर भी रिज है और ग्रूव है। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसके बाद में यहाँ पर वही सेम उसी प्रकार से स्क्लेरेन कायमा है, ये वाला जो कोर्टेक्स वाला भाग है ये स्क्लेरेन कायमा, और इसके नीचे वाला जो भाग है उसमें तो क्या था कि अल्टरनेट क्रम में था, स्क्लेरेन कायमा और कोलेन कायमा जो था वो अल्टरनेट क्रम में था, या बराबर क्रम में है ना, दोनों जगह मिलेगा यहाँ पर। तो ये क्लोरेन कायमेटस कोर्टेक्स है। तो दो प्रकार का कोर्टेक्स, एक कोर्टेक्स जो स्क्लेरेन कायमा से बना हुआ है, दूसरा कोर्टेक्स जो क्लोरेन कायमा से बना हुआ है। ठीक है, इसके नीचे थर्ड कोर्टेक्स जिसे हम इनर कोर्टेक्स बोलेंगे, वो है आपका पेरेन कायमा से। तो आउटर कोर्टेक्स जो है वो तो किससे बना हुआ है, आउटर कोर्टेक्स यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये आउटर कोर्टेक्स है, ये किससे बना हुआ है, स्क्लेरेन कायमा से। ठीक है, और ये मिडिल कोर्टेक्स मान लो आप इसको। ठीक है, मिडिल कोर्टेक्स ये किससे है, किससे बना हुआ है, क्लोरेन कायमा से। ठीक है, हालांकि ये आउटर कोर्टेक्स का ही पार्ट है। और तीसरा और लास्ट जो इनर कोर्टेक्स है हमारा, वो किसका बना हुआ है, पेरेन कायमा कोशिकाओं से। ठीक है,
अब ये जो नोड होती है, इस नोड से ही लीफ निकलती है। ये जो नोड होती है, इस नोड से क्या निकलती है? लीफ निकलती है। तो लीफ निकलने की वजह से यहाँ पर पाए जाते हैं लीफ ट्रेसेस। तो ये लीफ ट्रेसेस हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ठीक है ना। ये लीफ ट्रेसेस जो है यहाँ पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ से लीफ निकलेगी तो लीफ ट्रेसेस यहाँ पर है। इसी प्रकार से ब्रांच भी इसी से निकलती है, तो यहाँ पर पाए जाते हैं ब्रांच ट्रेसेस। ये ब्रांच ट्रेसेस है जो कि वेस्कुलर बंडल से बाहर की तरफ में निकले हुए हैं, ठीक है। इसके नीचे की तरफ हम आए तो देखेंगे हम एंडोडर्मिस, हमें दिखाई देगी एंडोडर्मिस काटने पर, ठीक है। उसके नीचे चलेंगे तो हमें मिलेगा फ्लोएम, और फ्लोएम के नीचे मिलेगा हमें जाइलम। देखो मैं जहाँ निशान बना रहा हूँ वहां से आपको नजर आ रहा होगा फ्लोएम और जाइलम। और बीच के अंदर, बिल्कुल बीच में हमें मिलेगा नोडल डायफ्राम। क्या मिलेगा? नोड का डायफ्राम मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये स्ट्रक्चर है। अब इसमें न कोई कैरिनल कैनाल है, न कोई वो दूसरी कैनाल है ना। तीन तरह की कैनाल थी, लोकिनुलर, कैरिनल, ठीक है, और एक लास्ट में सेंट्रल कैनाल, कैनलिकुलर, कैरिनल और सेंट्रल कैनाल। ये तीन कैनाल थी, ध्यान रखना है आपको ना। चलिए अब हम पढ़ लेते हैं क्या क्या है इसके अंदर। आ जाइए, ये हमारा डायग्राम है और नोड के बारे में हम पढ़ रहे हैं। नोड क्या है? देखो, जो पर्व संधि की संरचना होती है वो पर्व के समान ही होती है। पर्व संधि मतलब नोड। नोड की संरचना जो होती है वो पर्व यानी कि इंटर नोड के समान होती है। किसके समान होती है? इंटर नोड के समान होती है, ठीक है। पर्व में निम्न, पर्व जो होता है मतलब जो इंटर नोड होता है वो निम्न लक्षणों में भिन्न होता है। इंटर नोड में और पर्व संधि मतलब जो हमारा नोड है वो दोनों में कुछ भिन्नता पाई जाती है। सबसे पहली बात तो इसकी मज्जा जो होती है वो खोखली होती है। जो पित्त होता है यहाँ पर वो खोखला होता है और डायफ्राम का निर्माण करता है। वहां तो पित्त था, यहाँ पर ये पित्त क्या होता है? खोखला होता है और एक डायफ्राम बनाता है जिसे हम बोलते हैं नोडल डायफ्राम। क्या बोलते हैं? नोडल डायफ्राम, जिसे कहा जाता है नोडल डायफ्राम, ठीक है। इसके ऊपर और निचली परत को अलग अलग करता है। ये जो नोडल डायग्राम होता है, ये ऊपर वाले दो सेक्शन जहां पर जुड़े हुए हैं, देखो यहाँ जुड़ा हुआ है और यहाँ पर ये आपका क्या है? नोड है। फिर नीचे जुड़ा हुआ है, तो ये इस ऊपर वाली लेयर को और नीचे वाली लेयर को अलग अलग करने का काम करता है, ठीक है। इसका जो कोर्टेक्स होता है उसमें वेलिक्यूलर कैनाल जो पाई जाती है हमारे कोर्टेक्स में, वो यहाँ पर क्या होती है? अनुपस्थित होती है। वेलिक्यूलर कैनाल जो कोर्टेक्स भाग में पाई जाती थी बड़ी बड़ी सी अल्टरनेट क्रम में, जहां जहां पर खांच होती थी वहां वहां पर ये होती थी कि वेलिकुलर कैनाल, तो ये यहाँ पर क्या होती है? अनुपस्थित होती है। समझ में आ रही बात? चलिए, इसमें जो सवन बंडल होता है वो जुड़कर जाइलम और फ्लोएम की एक रिंग बनाता है। उसमें तो क्या थे? हमारे जो सवन बंडल थे वो इस तरह से पड़े हुए थे। किसके अंदर? जो हमारा इंटरनोड होता है उसके अंदर। तो लेकिन यहाँ पर ये सवन बंडल क्या हो गए? जुड़ गए, जुड़कर एक पूरी की पूरी रिंग बना दी इन्होंने। जुड़ने की वजह से यहाँ पर क्या बन गई? एक रिंग बन गई है, ठीक है। और ये जो रिंग होती है डायफ्राम को घेरे रहती है। यहाँ पर कैरिनल कैनाल भी अनुपस्थित होती है। जो हमारे वेस्कुलर बंडल के अंदर कैरिनल कैनाल पाई जाती थी वो भी क्या होती है? यहाँ पर अनुपस्थित होती है, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर लीफ ट्रेस वो ब्रांच ट्रेस भी अनुपस्थित होते हैं, ठीक है। अनुपस्थित नहीं होते, यहाँ पर उपस्थित होते हैं। लीफ ट्रेस और ब्रांच ट्रेस यहाँ पर क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं, ठीक है। उपस्थित है, ये अनुपस्थित नहीं है, गलती से लिख दिया है। यहाँ पर क्या होते हैं? ये उपस्थित होते हैं। उपस्थित, उपस्थित होते हैं यानी कि प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं हमें, तो यहाँ पर आएगा उपस्थित होते हैं, ठीक है। जो क्रमशः उभारों व गर्तों के सामने स्थित होते हैं। जो ये उभार है, ठीक है, फिर गर्त है, फिर उभार है, फिर गर्त है, फिर उभार, फिर गर्त, फिर उभार, फिर गर्त, इस तरह से ये व्यवस्थित होते हैं। तो लीफ ट्रेस और ब्रांच ट्रेस यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ये ध्यान रखना है थोड़ा सा। चलिए, तो ये तो हुई नोड की बात। अब आगे चलते हैं, हम देखते हैं राइजोम। नोड में और इंटरनोड में पता चलेगी हमें क्या क्या होती है। बाकी से हम और बाकी सारी संरचनाएं कैसी होती है? इंटरनोड के समान होती है, ठीक है। अब आ जाओ एनाटॉमी ऑफ राइजोम। राइजोम की संरचना के बारे में बात करते हैं। ये हमारा राइजोम है। राइजोम भी एक प्रकार का तना ही है, लेकिन वो कैसा तना है? भूमिगत तना। राइजोम को हम क्या बोलते हैं? भूमिगत तना बोलते हैं। कौन सा तना बोलते हैं इसको हम? भूमिगत तना। भूमिगत तना, ठीक है। राइजोम को क्या बोला जाता है? भूमिगत तना बोला जाता है। अब ये जो भूमिगत तना है हमारा, इसकी आंतरिक संरचना को अगर हम देखें, वैसे ही हम देख लेते हैं, दोबारा से फिर से इसको कॉपी करते हैं, बड़ा करते हैं और बड़ा करके हम देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम नया पेज इंसर्ट करते हैं और यहाँ पर हम इसको वापस से पेस्ट कराते हैं, ठीक है जी। चलिए जी, अभी आप लोगों को ये दिख रहा होगा, बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। आई थिंक मेरे हिसाब से अच्छा दिखना चाहिए।
ठीक है, मैंने काफी बड़ा कर दिया, फुल स्क्रीन कर दिया इसका, जितनी स्क्रीन हो सकती थी उतना कर दिया। देखो अगर हम भूमिगत तने को देखें, तना हम इसको क्यों बोल रहे हैं, हम इसको जड़ भी बोल सकते थे, लेकिन इसके अंदर कुछ तने के जैसे ही लक्षण पाए जाते हैं, इसलिए इसको तना ही बोला जाता है। ठीक है, राइजोम को हमेशा क्या बोलते हैं, हम जड़ बोलते हैं, कहीं भी चल आप आगे जब हम पढ़ेंगे तो राइजोम को हम जड़ ही बोलेंगे। लेकिन वो जो जड़ होगी उसमें जड़ के लक्षण ज्यादा होंगे, इसके अंदर जो है स्टेम के लक्षण ज्यादा है। जड़ से ज्यादा कौन से लक्षण है इसके अंदर, स्टेम के लक्षण है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, भूमिगत तना, राइजोम बोलते हैं। ठीक है, हालांकि है तो जमीन के अंदर ही है, और जड़ की जो रिक्वायरमेंट होती है वो भी क्या होती है, भूमि के अंदर रहने की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन इसके अंदर तने के लक्षण ज्यादा है। ये भी एक इवोल्यूशन का प्रकार है कि जो पहले जड़ थी, क्योंकि जो भी पौधे थे पानी के अंदर डूब के रहते थे, फिर वो बाहर आए, सतह पर तैरने लगे, उनके अंदर प्लावी जड़ें बनने लगी, फिर वो टेरिस्टेरियल पर आए, टेरिस्टेरियल पर आने के बाद में जड़ों से वो वहां पर स्थापित हुए। तो जड़ों के अंदर भूमि के पास में रहने या भूमि पर रहने के लिए अनुकूलन ज्यादा था। किसके पास, जड़ों के पास, जड़ों के पास ज्यादा अनुकूलन होने की वजह से, जड़ों के पास में ज्यादा अनुकूलन होने की वजह से ये स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रही है। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने अपने अंदर कुछ इस प्रकार के कैरेक्टर डेवलप किए ताकि ये तने के अंदर डेवलप हो सके, किन्होंने, जड़ों ने, और जड़ें बनने, जो तना है वो बनना शुरू हो गया। ऐसा ही हुआ होगा इवोल्यूशन के अंदर। ठीक है, क्योंकि धरती पर रुकने के लिए तना जरूरी थोड़ी था, धरती पर रुकने के लिए तो क्या जरूरी थी, जड़ जरूरी थी। तो इवोल्यूशन में जो जड़ थी, प्लांट का जब इवोल्यूशन हुआ तो जड़ ही सबसे सर्वप्रथम जो है हो सकता है वो स्थापित हुई हो, और उसी जड़ के फॉर्म को बदलाव किया गया हो, उसी जड़ के फॉर्म में बदलाव हुआ और उसने तने का रूप धारण किया हो, अपने आप को इस धरती के ऊपर एक्सटेंड रखने के लिए, अपने आप को स्थापित करने के लिए। तो उसने क्या बनाया, तना बनाया। तो वही लक्षण जो है, तने वाले लक्षण जड़ के अंदर हमें मिल रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, राइजोम बोल रहे हैं। ठीक है, रूट नहीं बोल रहे, रूट की जगह क्या बोल रहे हैं, राइजोम बोल रहे हैं। ठीक, अब क्या क्या लक्षण है इसके अंदर, अब जब इसको काटते हैं तो हमें दिखाई देंगे वो। देखिए, सबसे पहले तो क्यूटिकल, हमें पता है कि जो पार्ट वायवीय होता है, यानी कि जो भाग बाहर की तरफ होता है उसके ऊपर क्या पाई जाती है, क्यूटिकल पाई जाती है, जबकि जड़ के अंदर क्यूटिकल प्रेजेंट नहीं होती है। जड़ की जो एपिडर्मिस होती है उसके ऊपर क्यूटिकल नहीं होती है। ठीक है, वो क्यूटिकल रहित होती है, जबकि ये जो राइजोम होता है इसके ऊपर क्यूटिकल पाई जाती है। तो पहला लक्षण तो ये हो गया कि ये तना है, न कि जड़। ठीक है, दूसरा, इसकी जो एपिडर्मिस होती है वही एक कोशिकाओं की, ढोलकाकार कोशिकाओं की बनी होती है, जिसके ऊपर स्थूलन पाया जाता है। दूसरी, इसके नीचे पाई जाएगी हमें हाइपोडर्मिस, ये 2 लेयर वाली हाइपोडर्मिस यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके नीचे का भाग जो होगा ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, कोर्टेक्स कहलाएगा। ठीक है, आपको नजर आ रहा होगा, मैं और अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक का भाग क्या है आपका, जो है कोर्टेक्स है। ठीक है, कोर्टेक्स के ऊपर का जो भाग है, ये वाली जो लेयर हमें दिखाई दे रही है, ये है आपकी एंडोडर्मिस। क्या है ये, एंडोडर्मिस है। ठीक है, ये क्या दिख रही है हमें, एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के नीचे अगर हम चलेंगे तो हमें दिखाई देगी यहाँ पर एक और लेयर, जिसे हम बोलेंगे पेरीसाइकल। क्या बोलेंगे भाई, पेरीसाइकल। ठीक है, देखो कहाँ कहाँ पर कौन सी चीजें, वो ध्यान से समझ लो क्योंकि चित्र आपको बनाना है। पेरीसाइकल हो गया, पेरीसाइकिल के ऊपर ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है हमें, ये वाले जो पोर्शन दिख रहे हैं, मैं यहाँ पर थोड़ा सा कलर कर देता हूँ, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन दिख रहा है, ये हमें, ये क्या है, फ्लोएम है। क्या है ये, फ्लोएम। ठीक है, और उसके बाद में ये जो रिंग बनी हुई है, ये जो रिंग बनी हुई है यहाँ पर, ये रिंग वाला जो स्ट्रक्चर है ये है आपका जाइलम। क्या है ये, जाइलम है। ठीक है, ये जो रिंग बना हुआ है ये क्या है, जाइलम है। ठीक है, और जाइलम के अंदर यहाँ चलेंगे हम तो यहाँ मिलेगी हमें पिथ केविटी। ये क्या चीज है, ये है पिथ केविटी, इसको बोलेंगे पिथ केविटी। ठीक है, और इसी के अंदर, जैसा कि हमने किसमें पढ़ा था, नोड में, उसमें इंटरनोड में पढ़ा था, इंटरनोड के हिसाब से ही इसके अंदर पाए जाते हैं दोनों ही प्रकार की हमारी केविटी। कौन कौन सी केविटी, एक वेलिकुलर केविटी या वेलिकुलर कैनाल, जो किसमें होती है, कॉर्टेक्स वाले भाग में होती है, वेलिकुलर कैनाल। और दूसरी कैरिनल कैनाल, जो कैरिनल कैनाल होती है वो कौन से वाले पार्ट में होती है, वो होती है हमारे वेस्कुलर बंडल वाले पार्ट में, ये वाली। तो ये है आपकी कैरिनल कैनाल। कौन सी कैनाल है ये, पिंक कलर में कैरिनल कैनाल। ठीक है, और जो ब्राउन कलर है उसके अंदर वेलिकुलर कैनाल। तो ये सारी की सारी क्या है आपकी, वेलिकुलर कैनाल से। ठीक है, ये वेलिकुलर कैनाल, ये वेलिकुलर कैनाल, ये भी क्या है, वेलिकुलर कैनाल।
तो इस तरह से हमें जो इसकी स्ट्रक्चर है, इसके अंदर वो सारी संरचनाएं मिलती है जो एक तने के अंदर मिलती है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, राइजोम बोल रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब राइजोम की आंतरिक संरचना देखें तो ये वायवीय प्ररोह के समान होती है, मतलब हमारा जो एरियल स्टेम था उसके जैसी होती है, ठीक है। ये निम्न लक्षणों में भिन्न होती है, कुछ थोड़े से अंतर होते हैं इसके अंदर, जैसे इसमें उभार व खांचे वायवीय प्ररोह की तुलना में कम होते हैं, जबकि जो एरियल स्टेम होता है उसमें तो उभार और खांचों की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है, लेकिन यहाँ पर इनकी जो संख्या होती है वो कैसी होती है, कम होती है, ठीक है। इसकी एपिडर्मिस में रंध्र जो होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं, जबकि उसमें क्या थे, रंध्र थे, लेकिन यहाँ पर जो है रंध्र अनुपस्थित होते हैं, ठीक है। समझ में आए बात। जो हमारा इंटरनोड था, इंटरनोड के अंदर रंध्र थे, लेकिन यहाँ पर रंध्र अनुपस्थित होते हैं, ये लक्षण बताता है कि ये जड़ है। ये रंध्र अनुपस्थित होने वाला लक्षण बताता है कि ये जड़ है, और रंध्र की उपस्थिति क्या बताती है कि तना है, ठीक है। इसलिए हम इसको जड़ का रूप भी, जड़ भी मान सकते हैं और तना भी, दोनों के बीच का ये मिला जुला स्वरूप है, ठीक है। आउटर कोर्टेक्स में स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू अल्प विकसित होता है, जबकि जो हमारा तना होता है उसके अंदर आउटर कोर्टेक्स के अंदर जो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू था वो कैसा था, बहुत ज्यादा अमाउंट में था, बहुत ज्यादा अमाउंट में था। आप उसको दोबारा से उसका डायग्राम एक बार फिर से आप देख सकते हो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू का। ये देखो यहाँ पर, ये देखो, ये हमारा स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू था जो कि बहुत ज्यादा अमाउंट में था, और इसके अंदर अगर हम देखें तो इसके अंदर जो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू है वो बहुत ही कम अमाउंट में, ये यहाँ पर केवल एक पट्टी के रूप में पाया जा रहा है, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। इसमें क्लोरेनकाइमा अनुपस्थित होता है, बहुत कम अमाउंट में पाया जाता है यहाँ पर क्लोरेनकाइमा, ठीक है। अगर क्लोरेनकाइमा अवेलेबल भी होता है तो यहाँ पर बहुत ही कम अमाउंट में होता है, जबकि यहाँ पर क्लोरेनकाइमा अनुपस्थित है, ठीक है। देखो हमने कहीं पर भी क्लोरेनकाइमा का जिक्र नहीं किया है इसके अंदर, ठीक है ना, इसके अंदर हमने क्लोरेनकाइमा का कहीं पर भी जिक्र नहीं किया है। हमने जो भी किया है इसके अंदर कहा है केवल यहाँ पर जो टिश्यू पाया जाता है वो कौन सा होता है, वो होता है आपका स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। कौन सा टिश्यू होता है, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू, ठीक है ना। आप देखो राइजोम में और अभी मैंने इंटरनोड बताई, दोनों के अंदर जो है ना, ध्यान रखना, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको इंटरनोड बताई थी। इंटरनोड में मैंने आपको बोला था कि इंटरनोड के अंदर जो इंटरनोड होती है हमारी, उसके अंदर जो है स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू और क्लोरेनकाइमा टिश्यू प्रेजेंट होता है। किसकी बात की थी मैंने, ये इंटरनोड की, सॉरी नोड की, ठीक है। और उसके बाद में मैंने आपको बता रहा हूँ राइजोम, कहीं कंफ्यूज मत हो जाना, तीनों चित्र सेम सेम से लगते हैं, तीनों चित्र सेम सेम से ही हैं, एक जैसे हैं, समान समान प्रकार के हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है इसके अंदर, ठीक है। अब ये देखो हम बात कर रहे हैं राइजोम की, राइजोम एक भूमिगत तना है उसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू है वो बिल्कुल कैसा है, अल्प विकसित है, जो कि मैंने इसमें येलो कलर के अंदर आपको दर्शाया गया है। ये अब मैं इसको ग्रीन कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू है और बहुत ही अल्प विकसित टिश्यू है, लेकिन यहाँ पर क्लोरेनकाइमा नहीं है, यहाँ क्लोरेनकाइमा क्या है, अनुपस्थित होता है, ठीक है। इसके अंदर तीनों केनाल होती है लेकिन अल्प विकसित होती है। तीनों केनाल कौन सी, वेलिक्यूलर केनाल, कैरिनल केनाल और सेंट्रल केनाल, तीनों मिलती है हमें। देखो ये कौन सी केनाल से, ये जो यहाँ पर दिखाई दे रही है बाहर की तरफ में वी, बाहर की तरफ वी, फिर उसके अंदर सी और फिर उसके अंदर भी सी, तो आप याद रख सकते हो VCC से, VCC ये क्रम होता है बाहर से अंदर की तरफ चलने का, वेलिक्यूलर, कैरिनल और सेंट्रल केनाल, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेंट्रल केनाल है वो कौन सी है, सेंट्रल केनाल ये है, ठीक है। और जो हमारी कैरिनल केनाल है वो कौन सी है, ये कैरिनल केनाल है, और वेलिकुलर केनाल कौन सी है हमारी, ये वेलिकुलर केनाल से हमारी, ठीक है। तो ये अंदर से बाहर की तरफ जब हम चलते हैं तो हमें ये इस तरह की दिखाई देती है, समझ में आया, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, ठीक। तो यहाँ पर जो वेलिकुलर केनाल और कैरिनल केनाल हो और सेंट्रल केनाल हो, ये क्या होती है, यहाँ पर अल्प विकसित होती है, बहुत ही कम विकसित होती है, ठीक है। तो ये था हमारा राइजोम एनाटोमी। अब हम बात करते हैं लीफ की। लीफ की अगर हम बात करें तो लीफ की एनाटोमी में अगर हम देखते हैं तो इसकी संरचना बहुत ही सरल प्रकार की होती है, सिंपल प्रकार की होती है, क्योंकि जो पत्तियां होती है वो कैसी होती है, माइक्रोफिलस होती है, बहुत ही छोटी छोटी सी पत्तियां इसके अंदर होती है, ठीक है। इन पत्तियों के अंदर भी जो है वेस्कुलर बंडल पाया जाता है। कौन सा बंडल पाया जाता है, वेस्कुलर बंडल पाया जाता है, केवल एक बंडल होता है और वो भी होता है सरल समपार्श्विक संवहन बंडल, यानी कि जो वेस्कुलर बंडल होता है लीफ के अंदर वो यहाँ होता है बीच में,
और जो बीच में बंडल होता है, इस बंडल की स्ट्रक्चर होती है इस तरह की, कोलेटरल टाइप का बंडल होता है, ठीक है। ये बंडल भी यहाँ पर एंडोडर्मिस से घिरा होता है, यूं कर सकते हैं हम इसको, एंडोडर्मिस से घिरा होता है। इस बंडल के अंदर जो जाइलम होता है, जो जाइलम किधर की तरफ होता है, अंदर की तरफ में, वो जाइलम होता है यहाँ पर अल्प विकसित। अगर मैं इसको जाइलम मानूं तो ये अल्प विकसित होता है, ठीक है। इसके जाइलम में कैरिनल कैनाल अनुपस्थित होती है, तो जाइलम जो होगा उसके अंदर कैरिनल कैनाल भी क्या होगी, अनुपस्थित होगी, यानी कि सिंपल प्रकार का बंडल यहाँ पर प्रेजेंट होता है। अब इसकी निचली बाह्य त्वचा की स्पर्श रेखीय भित्ति पर विभिन्न अलंकरण होते हैं। देखो ये पत्ती है, ये वेस्कुलर बंडल इस पत्ती के अंदर है, मान लेते हैं ये माइक्रोफिलस हमारी लीफ है। एक बार इसको हटाते हैं वीडियो को दोबारा से, ये हमारी माइक्रोफिलस पत्ती है, और इस माइक्रोफिलस में ये इसका निचला भाग है, जो मैं बना रहा हूँ अभी, ये निचला भाग है, और ये इसका ऊपर का भाग है, जिसको मैं दूसरे कलर से बना देता हूँ यहाँ पर, ये इसका ऊपरी भाग है, ठीक है ना। इसका कोई डायग्राम है नहीं हमारी बुक के अंदर, इसलिए लिया नहीं गया है, कहीं मिला भी नहीं है, नहीं तो ले लेते, ठीक है। तो इसकी जो बाह्य त्वचा है, निचली बाह्य त्वचा की स्पर्श रेखीय भित्ति पर विभिन्न अलंकरण पाए जाते हैं। यहाँ पर ये जो भित्तियां होती हैं इनके ऊपर पाए जाते हैं विशिष्ट प्रकार के अलंकरण। कहने का मतलब यहाँ पर हो सकता है कि कुछ डिपोजिशन होता हो मिनरल्स का, इसकी वजह से यहाँ पर ये थोड़ी सी उभरी हुई खुरदरी सी हमें नजर आती है, ठीक है। इसमें रंध्र अनुदैर्ध्य पंक्ति में लगे रहते हैं, ठीक है। रंध्र यहाँ पर लगे पाए जाते हैं, रंध्र होते हैं यहाँ पर स्थित होते हैं, लेकिन वो कैसे होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल अनुदैर्ध्य पंक्ति में लगे रहते हैं, ठीक है। खड़े लगे इस तरह से एकदम स्ट्रेट खड़े हुए नजर आते हैं। तो ये हुआ हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, ठीक है। अब बात करते हैं हम रूट की। तो रूट की बात हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। उसका कारण ये है कि अगर हम अभी तने की बात कर लेंगे यहाँ पर, और तने को अगर हम अभी पूरा कर लेते हैं, वैसे मेरे हिसाब से हमें रूट भी कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी बच रहा है हमारे पास सब में काफी कम हुआ है, तो रूट की हम बात कर ही लेते हैं, ठीक है। एनाटॉमी ऑफ रूट हम पढ़ ही लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ताकि ये पूरा पोर्शन पूरा हो जाएगा। कल हम जो है रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। अब देखिए आप, अभी टाइम है अपना, अभी 20 मिनट हुए हैं हमें। तो एनाटॉमी ऑफ रूट की आप बात करोगे तो रूट का स्ट्रक्चर इस प्रकार का होता है। रूट के अंदर जो है रूट हेयर हमें दिखाई देते हैं। इसके नीचे की साइड में देखोगे आप तो ये एपिडर्मिस है, ये एपिडर्मिस वाला पोर्शन है जिसे मैं कलर कर रहा हूँ। देखो रूट हेयर होंगे एक तो रूट के अंदर, दूसरा इसके अंदर होगी एपिडर्मिस, फिर उसके नीचे होगी हाइपोडर्मिस। रूट की देखो स्ट्रक्चर में ये हाइपोडर्मिस हो गई, ठीक है। ऊपर वाली तो क्या हो गई यहाँ पर, ये एपिडर्मिस हो गई, और ये इसमें से एपिडर्मिस में से निकल रहे हैं देखो रूट हेयर, ठीक है ना। उसमें लाइकोपोडियम में मैंने आपको बताया था कि जो जड़ होती है, उस जड़ की जो एपिडर्मिस होती है उसमें से क्या निकलते हैं, रूट हेयर निकलते हैं, ठीक है। लेकिन इस जैसे तना होता है, अब तने का जो कोर्टेक्स भाग होता है उससे कोई जड़ अगर निकल रही है तो उसमें रूट हेयर नहीं पाए जाते। लाइकोपोडियम की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो ये जो एपिडर्मिस है इससे क्या निकल रहे हैं, रूट हेयर निकल रहे हैं। और ये एपिडर्मिस को अगर आप देखोगे ध्यान से तो आयताकार कोशिकाओं की बनी हुई है, और एपिडर्मिस के ऊपर के भाग में कोई क्यूटिकल नहीं पाई जाती है, ठीक है। इसके नीचे वाला जो भाग है वो जो हमें दर्शा रहा है वो भाग क्या है, वो भाग है आपका ये वाला भाग जिसे हम बोल रहे हैं हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस के नीचे वाला अगर भाग देखोगे तो इसे हम बोलते हैं कोर्टेक्स भाग, मतलब पूरा का पूरा कोर्टेक्स ही है ये, ठीक है। हाइपोडर्मिस से लेकर यहाँ तक का जो भाग है वो क्या है, आपका कोर्टेक्स भाग है। ये कंप्लीट कोर्टेक्स भाग है। कोर्टेक्स भाग को ध्यान से देखो तो इसके अंदर जो कोशिकाएं हैं वो ज्यादा पास पास सटी हुई नहीं है, कुछ भाग इसमें जो है जगह हमें दिखाई दे रही है, ठीक है। इसके नीचे चलोगे आप तो हमें एंडोडर्मिस की 2 लेयर दिखाई देंगी। एंडोडर्मिस की कितनी लेयर दिखाई देंगी भाई, 2 लेयर हमें यहाँ पर एंडोडर्मिस की दिखाई देंगी। देखो कैसे है ये 2 लेयर, ये रही 2 लेयर एंडोडर्मिस की, ये 2 लेयर है एंडोडर्मिस की यहाँ पर, ठीक है। ये एंडोडर्मिस की 2 लेयर है। इसके अंदर चले हम तो यहाँ पर है ये फ्लोएम, ये वाला जो पोर्शन है ये किसका पोर्शन है, फ्लोएम वाला पोर्शन है, ठीक है। फ्लोएम यहाँ पर एकांतर क्रम में लगा हुआ है, और उसके बाद में यहाँ पर ये है जाइलम। अब जो जाइलम है यहाँ पर 2 प्रकार का है। जो बाहर की तरफ है वो प्रोटोजाइलम है, देखो जस्ट उल्टा काम हो गया, प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ होना चाहिए था, एंडेर यहाँ पर ये बाहर की तरफ है इसलिए एक्सेर्क हो गया। ये बाहर की तरफ है प्रोटोजाइलम, ये बाहर की तरफ है प्रोटोजाइलम, और अंदर की तरफ इसमें क्या है, अंदर की तरफ है मेटाजाइलम, इसमें कोई पिथ नहीं है, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो इस तरह की स्ट्रक्चर होती है इसके अंदर हमारे,
चलिए अब हम देखते हैं, सबसे पहले एनाटॉमी ऑफ रूट की बात करते हैं कि रूट की एनाटॉमी हमें किस तरह की दिखाई। तो हमने पढ़ा था कि जो रूट की एनाटॉमी होती है उसमें अपस्थानिक जड़ें उपस्थित होती है। कौन सी जड़ें उपस्थित होती है भैया? अपस्थानिक जड़ें। अपस्थानिक जड़ों को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? अपस्थानिक जड़ों को बोलते हैं हम एडवेंटियस रूट। कौन सी रूट बोलते हैं? एडवेंटियस रूट। एडवेंटियस रूट बोला जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास में होती है एडवेंटियस रूट। ठीक है, ये जड़ें होती है संरचना में सरल, बिल्कुल सिंपल जड़ है, कुछ भी याद रखने लायक नहीं है। ऊपर का 3 पार्ट याद रखना है, एपिडर्मिस, कोर्टेक्स और स्टील। ये एपिडर्मिस हो गया पहला पार्ट हमारा, दूसरा पार्ट हो गया हमारा कोर्टेक्स और तीसरा पार्ट हो गया हमारा ये पूरा का पूरा स्टील। ठीक है, तो इसके अंदर 3 पार्ट दिखाई देते हैं। तो इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है, एपिडर्मिस, कोर्टेक्स और स्टील। अब एपिडर्मिस की बात करते हैं, यहीं कहीं हम बात कर लेते हैं एपिडर्मिस की। अब इसका गोल कटा हुआ डायग्राम भी आपको दिखाएंगे, उसको भी हम देखेंगे वो कैसा हमें दिखाई देता है। तो एपिडर्मिस की बात करें तो ये एक स्तरीय ढोलकाकार कोशिकाओं से बनी होती है। अभी तक हमने जितनी भी एपिडर्मिस को देखा सब सेम प्रकार की बनी हुई है। ठीक है ना, चाहे आपने लाइकोपोडियम में पढ़ा हो इसे, चाहे आपने इक्विसिटम में पढ़ा है। ठीक है, सभी में किस तरह के दिखाई दे रहे हैं? एक स्तरीय और ढोलकाकार। तो याद रखने की बात ही कहाँ है, इतनी सी बात हमें याद रखनी है। ठीक है, और इसमें मूल रोम उपस्थित होते हैं। बस अंतर इतना याद रखना है हमें कि जो जड़ होती है उसमें मूल रोम उपस्थित होते हैं, जो तना होता है उसमें मूल रोम उपस्थित नहीं होते। बस बाकी सारी चीजें से हमें कुछ याद करने का है ही नहीं। याद रखने वाली बातें तो वही है जो इम्पोर्टेंट है। जैसे इसके अंदर कैरिनल कैनाल, वेलिकुलर कैनाल और सेंट्रल कैनाल पाई जाती है, ये याद रखना है। ये याद रखने की चीज है। कहाँ पाई जाती है, कौन सी कैनाल कौन सी किस में पाई जाती है, ये ध्यान रखना है। तो मैंने इसका फॉर्मूला ही बता दिया आपको, VCC। वी यानी कि वेलिकुलर कैनाल किस में पाई जाएगी? कोर्टेक्स में, बाहर से अंदर आएंगे। ठीक है, कैली वो क्या नाम है उसका, एक तो हो गई वेलिकुलर कैनाल, दूसरा हो गया कैरिनल कैनाल। कैरिनल कैनाल किस में पाई जाएगी भैया? वेस्कुलर बंडल के अंदर पाई जाएगी, जाइलम के अंदर, जो जाइलम को घेरे रहेगी, वो होगी आपकी कैरिनल कैनाल। और सेंट्रल कैनाल कहाँ पाई जाएगी? पिथ में पाई जाएगी। ठीक है, तो इसे 3 कैनाल हो गई बस। ठीक है, अब आ जाओ कोर्टेक्स में। तो वो तने में पाई जाती है, जड़ में नहीं पाई जाती है। ठीक है, आ जाओ कोर्टेक्स वाला भाग। पहले तो हमने बात की एपिडर्मिस की। एपिडर्मिस को हमने समझ लिया कि एपिडर्मिस जो होती है वो कैसी होती है? ढोलकाकार कोशिकाओं की बनी होती है। बस इतनी सी बात हमें यहाँ पर याद रखनी है भाई। ठीक है जी, चलिए जी अब कोर्टेक्स की बात करते हैं। कोर्टेक्स को हम निम्न भागों में बांट सकते हैं। एक आउटर कोर्टेक्स, बाहर का कोर्टेक्स। अब बाहर का कोर्टेक्स कौन सा है? देखो इसके अंदर पहले हम कुछ चीजें समझ लेते हैं। ठीक है, इसमें हमने कहा कि 2 लेयर पाई जाती है एंडोडर्मिस की। एक एपिडर्मिस होती है, बाहर की तरफ में क्या है? एपिडर्मिस है। तो बाहर की तरफ में ये एपिडर्मिस वाला पोर्शन है, ये वाला जो लाइन दिख रही है हमें, ये एपिडर्मिस की लाइन है। ठीक है, इसके नीचे वाला भाग पूरा का पूरा कोर्टेक्स है। अब जो आउटर कोर्टेक्स है वो कैसा है? जो जैसा हमने बोला था कि यहाँ पर पाई जाती है हमें हाइपोडर्मिस। जो ये हाइपोडर्मिस होती है स्क्लेरेन कायमा की बनी होती है। कौन सा टिश्यू होता है यहाँ पर? स्क्लेरेन कायमा। कौन सा होता है? स्क्लेरेन कायमा टिश्यू होता है, स्क्लेरेन कायमा। ठीक है, तो यहाँ पर ये टिश्यू जो है स्क्लेरेन कायमा यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, किसके अंदर प्रेजेंट होता है ये? इसको यहाँ से थोड़ा उठा के इधर रख देते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। स्क्लेरेन कायमा टिश्यू यहाँ पर है। ठीक है, चलिए तो ये स्क्लेरेन कायमा जो टिश्यू होता है इसको हम बोल रहे हैं आउटर कोर्टेक्स। कौन सा कोर्टेक्स बोल रहे हैं इसको हम? आउटर कोर्टेक्स। तो मैं कहूँ कि यहाँ से यहाँ पर एक लेयर के रूप में है, ये ज़्यादा बड़ा है नहीं। तो ये इस तरह की जो स्ट्रक्चर है वो है आपका आउटर कोर्टेक्स, जो कि यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है। गोल डायग्राम है। डायग्राम हमें गोल ही बनाने एग्जाम में, है ना, सेलुलर डायग्राम नहीं बनाने हैं। ठीक है, इस तरह के डायग्राम बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, समझने में भी ज़्यादा आसानी रहती, याद रखने की भी तरीका सही होता है इसका। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आउटर कोर्टेक्स। किसका बना हुआ है? स्क्लेरेन कायमा कोशिकाओं का बना होता है। ठीक है, अब इसकी जो सेल वॉल होती है उस पर पाया जाता है लिग्निन। क्या पाया जाता है? लिग्निन। किसकी सेल वॉल पर? इस स्क्लेरेन कायमा की सेल वॉल पर पाया जाता है लिग्निन। ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पर पाया जाता है स्थूलन। दूसरा कोर्टेक्स हो गया इनर कोर्टेक्स। इनर कोर्टेक्स जो होता है वो हमारा ये वाला कोर्टेक्स है, ये वाला कोर्टेक्स, ये हमारा इनर कोर्टेक्स है। मैं दूसरे कलर में भर देता हूँ इसको। ये वाला कोर्टेक्स हमारा इनर कोर्टेक्स है। ठीक है ना, जिसके अंदर हमने देखा
कि जो कोशिकाएं होती है उन कोशिकाओं के बीच में पाए जाते हैं अंतरा कोशिकीय अवकाश, ढीले रूप में जुड़ी होती है। ये कहा था ना मैंने आपसे कि यहाँ पर जो कोशिकाएं होती है वो ढीले रूप में जुड़ी हुई रहती है। तो यहाँ पर खाली खाली जगह पर आपको खाली खाली जगह दिखाई देगी। ये जो खाली खाली जगह दिखाई दे रही है इसके अंदर, ये खाली खाली जगह है अंतरा कोशिकीय वायु स्थान। देखो इसमें भी देखो, आप इस डायग्राम में भी देखो, यहाँ देखिए, हम इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ से इधर इसको रख देता हूँ मैं कलर को। देखो ये कोशिका है, इसको हटाते हैं यहाँ से, है ना। देखो मैं भर के दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर ये कोशिका है, ये कोशिका है, फिर इसके पास में हमारे पास में एक और कोशिका है, ये कोशिका, और फिर ये कोशिका है। तो इन तीन कोशिकाओं के बीच में अगर आप गौर से बड़े ध्यान से देखोगे इस तरीके से, तो इन तीनों के बीच में एक बिल्कुल खाली सा छोटा सा स्थान बचा हुआ है, जिसे हम बोल रहे हैं वायु स्थान। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर भी हमें ये दिखाई देगा, इस वाले पोर्शन में भी आपको दिख जाएगा वायु स्थान, खाली खाली जगह जो होती है वो वायु स्थान बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पर पाए जाते हैं अंतरा कोशिकीय वायु स्थान। ठीक है, तीसरा भाग होता है इसका एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस देखोगे तो बिल्कुल अंदर की तरफ है, और ये दो होती है, हमने कहा दो होती है, तो एक आउटर एंडोडर्मिस और दूसरी इनर एंडोडर्मिस। तो दो एंडोडर्मिस यहाँ पर प्रेजेंट होती है। तो कोर्टेक्स की सबसे भीतरी परत होती है एंडोडर्मिस, सबसे लास्ट वाली परत है, हम जानते हैं। कैसी होती है इसकी कोशिकाएं, ये इंपॉर्टेंट है। तो बेरल शेप्ड कोशिकाओं से बनी होती है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बेरल शेप्ड या बेरल के आकार की कोशिकाओं वाली एंडोडर्मिस किस पादप में पाई जाती है? किस में पाई जाती है? इक्विसिटम के अंदर पाई जाती है। या इक्विसिटम के अंदर जो एंडोडर्मिस होती है उसकी कोशिकाओं का आकार कैसा होता है? ठीक है, तो ढोल का आकार नहीं होता, कैसा होता है? बेरल शेप। बेरल मतलब जो हमारा ड्रम होता है, ड्रम पानी भरने का जो ड्रम होता है उसके आकार की दिखाई देती है हमें। तो ये ऐसी दिख रही है आपको यहाँ पर, चौड़ी चौड़ी सी, ये देखो ड्रम जैसी संरचना दिखाई दे रही है यहाँ पर, ड्रम जैसी संरचना है ना, आड़ी पड़ी हुई, जैसे आड़ा ड्रम पटक दिया हो, इस तरह की संरचना। अगर मैं इसके ऊपर एक और कोशिका बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा? उसको मैं ऐसे बनाऊंगा, फिर नेक्स्ट कोशिका बनाऊंगा तो उसको भी ऐसे बनाऊंगा, फिर नेक्स्ट बनाऊंगा तो उसको ऐसे बनाऊंगा। तो ऐसे ड्रम जैसी संरचनाएं हमें यहाँ पर दिखाई देती है। ये ध्यान रखना, बेरल शेप, इसको बोलते हैं बेरल शेप। कौन सी शेप बोलते हैं? बेरल शेप। बार बार बता रहा हूं मैं, क्वेश्चन आएगा पूछूंगा तो फिर आप बता नहीं पाओगे ना। बेरल शेप कोशिकाओं से बनी होती है, जो बाहरी स्तर में बड़ी और भीतरी स्तर में कैसी होती है? छोटी होती है। बाहर जो इनका स्तर होता है बड़ा होता है, बाहर वाली जो होती है, और जो अंदर वाली होती है वो छोटी होती है। एंडोडर्मिस के भीतरी स्तर में पार्श्व जड़ें निकलती है। ये जो भीतरी स्तर होता है इसी से निकलती है फिर पार्श्व जड़ें। पार्श्व जड़ें निकालने के लिए जो है भीतरी जो एंडोडर्मिस होती है वहां से हमारे पास में पार्श्व जड़ें निकलती, पार्श्व मूल। देखो कैसे निकलती है ये भी देख लेते हैं जरा। देखो भाई, ये हमारी मुख्य मूल है, मतलब मैं कहता हूं कि ये तना है, यहाँ पर ये राइजोम था। ठीक है, और इस राइजोम वाले भाग से यहाँ पर क्या था आपका? इंटरनोड था, यहाँ पर भी इंटरनोड होगा, और यहाँ पर ये इस तरह की कंडीशन है। अब इस वाले भाग से ये मूल निकली, यहाँ पर निकल गई मूल। अब इसके पार्श्व में भी एक मूल निकलेगी, मतलब एक जड़ से दूसरी जड़ हम इस तरह से निकालते हैं ना, एक जड़ से निकल रही है, इस जड़ से निकल रही है, इस जड़ से निकल रही है। तो इस मूल को क्या बोलते हैं? पार्श्व मूल बोलते हैं। ये वाली मूल क्या होगी? इसकी, इस मूल की, ये मुख्य मूल है, ये मुख्य मूल मान लेते हैं हम। तो इसके पार्श्व में दूसरी मूल निकल रही है, अब इसके पार्श्व निकल जाएगी, फिर इसके भी पार्श्व निकल जाएगी। तो इस तरह से जो पार्श्व मूल होती है वो कहाँ से निकलेगी? तो वो जो निकलती है वो एंडोडर्मिस जो होती है, निचली वाली जो एंडोडर्मिस होती है वो यहाँ है इसके अंदर, और यहाँ से वो पार्श्व मूल इसके अंदर निकलती है, इस तरह से आएगी। ठीक है, फिर इसी प्रकार से ये मूल बन जाएगी, ये भी मूल बन जाएगी मुख्य मूल, और फिर इसमें से भी पार्श्व मूल यहाँ से निकल जाएगी। तो इस तरह से पार्श्व मूल इसके अंदर निकली होती है। तो भूलना नहीं है, ये बात ध्यान रखनी है, सभी में ऐसे होता है। तो भीतरी स्तर से पार्श्व जड़ें निकलती है। ठीक है, अब स्टील की बात करें तो इसमें जो स्टील पाया जाता है वो पाया जाता है प्रोटो स्टील। ठीक है, जबकि जो तना होता है उसके अंदर जो स्टील पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है? एक्टिनोसाइफोनोस्टीलिक स्टील। एक्टिनोसाइफोनोस्टीलिक स्टील पाया जाता है। ठीक है, या फिर प्लेक्टोस्टीलिक स्टील पाया जाता है, पढ़ा है हमने। ठीक है, चलिए, इसमें जो स्टील पाया जाता है वो होता है त्रि या चतुर आदिदारुक। कौन सा आदिदारुक होता है? या तो त्रि आदिदारुक होता है, यानी कि 3 जो है प्रोटोजाइलम पाए जाते हैं, या फिर चार प्रोटोजाइलम पाए जाते हैं, 4 प्रोटोजाइलम पाए जाते हैं, या फिर 3 प्रोटोजाइलम पाए जाते हैं। ठीक है,
और जो प्रोटोजाइलम पाया जाता है वो किधर पाया जाता है, बाहर की तरफ में पाया जाता है। अंदर की तरफ तो मेटाजाइलम होता है और बाहर की तरफ होता है प्रोटोजाइलम। तो अब यहाँ देखो इसके अंदर 4 जो है हमें प्रोटोजाइलम दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो 4 प्रोटोजाइलम है इसलिए इसको बोल रहे हैं चतुरादिदारुक। अगर 2 होते इसके अंदर तो द्विआदिदारुक होता, एक होता तो उसको आदिदारुक बोलते, 2 है तो क्या बोलेंगे, द्विआदिदारुक, 3 है तो त्रिआदिदारुक, 4 है तो चतुरादिदारुक। तो 4 प्रोटोजाइलम होने की वजह से ये कैसा दिखाई दे रहा है, चतुरादिदारुक होता है। ठीक है, इसके केंद्र में एक बड़ी वाहिनिका उपस्थित होती है जो मेटाजाइलम होती है। यहाँ पर एक बड़ी वाहिनिका है, इसको हम बोलते हैं मेटाजाइलम। क्या बोलते हैं इसको, मेटाजाइलम। तो ये है हमारा मेटाजाइलम वाला पोर्शन जो यहाँ से यहाँ पर निकला हुआ है। ठीक है, और ये जो काला काला सा इधर जो दूसरा पोर्शन दिखाई दे रहा है हमें, यहाँ पर ये वाला जो भाग दिखाई दे रहा है ये है आपका क्या, फ्लोएम। क्या है ये, फ्लोएम वाला भाग है। ठीक है, समझ में आया। तो बिल्कुल सिंपल है। इसका जो केंद्र होता है उस केंद्र के अंदर जो बड़ी सी वाहिनिका दिखाई दे रही है वो क्या है, हमारी मेटाजाइलम होती है। ठीक है, इसके चारों ओर जो परिधि होती है उसमें पाया जाता है प्रोटोजाइलम के समूह उपस्थित होते हैं। 2 प्रोटोजाइलम समूह के बीच में फ्लोएम उपस्थित होता है। देखो 2 प्रोटोजाइलम के बीच में एक फ्लोएम है ग्रीन कलर का, फिर 2 प्रोटोजाइलम के बीच में एक फ्लोएम है, फिर 2 प्रोटोजाइलम के बीच में एक फ्लोएम है। तो ये है हमारे जड़ की संरचना। तो इस तरह से हमारी जो है एनाटॉमी वाला जो पोर्शन है वो हो जाता है पूरा। जो एनाटॉमी हमने पढ़नी थी वो हो गई हमारी पूरी। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इसके जनन की। जनन कैसे होता है, इसके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है। रिप्रोडक्शन अभी जो हम पढ़ रहे हैं जिसकी भी हमने एनाटॉमी पढ़ी है वो है हमारा स्पोरोफाइटिक प्लांट। कौन सा प्लांट है भाई, स्पोरोफाइटिक प्लांट है। ठीक है, तो ये डायग्राम आपने देख लिया होगा, बना लिया होगा, समझ में आ गया होगा। नोट्स आप नोट कर लेना है। ठीक है, और पढ़ते रहना है नोट्स के लिए। फिर आप ज़्यादा अगर यहाँ समझ में नहीं दिखाई नहीं दे रहा है या कोई चीज़ कम दिखाई दे रही है तो जैसे चैप्टर पूरा होगा एग्जाम A to Z पर इसको अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है जी, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। देखते रहिए, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।